नमस्कार। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ हिस्ट्री का चैप्टर 3 डिस्कस करने आया हूँ और इस चैप्टर का नाम है किंग्स, कास्ट एंड क्लास। क्लासेस नहीं आई, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज थोड़ा हिम्मत करके ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा काफ़ी गैप हो जाएगा, फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, इसलिए थोड़ा हिम्मत करके आवाज़ थोड़ी मेरी ठीक नहीं आएगी, आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी मैं मेडिसिन्स ले रहा हूँ और मुझे रेस्ट के लिए बोला गया है, बट थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने कहा कि आज एक क्लास रिकॉर्ड की जाए। तो चैप्टर आपके सामने है, चैप्टर 3 किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। इसके अलावा मैं कुछ जो पुराने साल के पेपर हैं उन सबके MCQs को कंपाइल करके एक सीरीज लेकर आऊँगा, लगभग 100 MCQs। मेरा मानना है कि उसमें से आपको लगभग जो मेरा अपना मानना है उसमें से 10 MCQs आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो वो मैं कल शायद लेकर आऊँगा क्योंकि आपका पेपर परसों है, एक को है आपका पेपर, तो मैं आपको वो लेके आऊँगा। चलिए आज शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। पहला टॉपिक देखिए, पहला क्वेश्चन आप आते हैं। पहले मैंने इमेजेस लगाए हुए हैं कुछ, ये इमेजेस आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर में लास्ट में बताऊंगा इन इमेजेस के बारे में। अभी पहले हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा। कि पूछ रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया, आपको बताना है। ऑप्शन ए है BS सुंखथाकर, ऑप्शन बी है PV लाल, ऑप्शन सी है विंसेंट स्मिथ और डी है इनमें से कोई नहीं। आप मुझे इसका आंसर देंगे कि निम्न में से किस व्यक्ति ने क्या महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण, डेट मीन्स क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वॉज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों को आंसर जैसे कि पता है आपको, BS सुंखथाकर इसका आंसर हो जाएगा। BS सुंखथाकर के द्वारा 1919 में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसमें उन्होंने और उनकी टीम ने देश के अलग अलग हिस्सों से 13,000 पेजेस को कंपाइल करके महाभारत को कंपाइल किया गया था। अलग अलग भाषाओं में मिली पांडुलिपियों को उन्होंने कंपाइल किया और इस पूरे प्रोसेस में उनको 47 ईयर्स लगे। तो आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने का क्रेडिट गोज टू BS सुंखथाकर। BV लाल कौन है, इन्होंने 1951-52 में मेरठ के हस्तिनापुर वाले क्षेत्र में क्या करवाई थी, खुदाई करवाई थी, जिससे कि एविडेंस पता लगाया जा सके जो महाभारत की कहानी है रियल में सच है या फिर ऐसे ही है। तो इसके लिए उन्होंने खुदाई करवाई। विंसेंट स्मिथ के बारे में बता चुका हूं मैं। इस व्यक्ति ने नेपोलियन का दर्जा दिया था, किसको, आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को नेपोलियन का दर्जा किसके द्वारा दिया गया, विंसेंट स्मिथ के द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं कि हु प्रिपेयर्ड क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत was prepared by whom among the following, your answer is VS सुंखथाकर। गॉट इट। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, बड़े परिवार के समूह को किन्फॉक कहते थे। ऑप्शन बी, पितृवंशिकता के चलते पिता के बाद संसाधन पुत्र को मिलते थे। ऑप्शन सी, राज परिवार पितृवंशिकता के नियम का पालन करते थे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट का चुनाव करना है। तो क्या पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो किन्फॉक का आइडिया था, इसको राज परिवार के लोग मानते थे, किन्फॉक बड़े परिवारों के समूह को किन्फॉक कहा जाता था, पहले पॉइंट में बोला है। सेकंड में पितृवंशकता के चलते पिता के बाद संसाधन पुत्र को मिलते थे, यानी कि जैसे ही डेथ हो जाती थी फादर के बाद जो रिसोर्सेज होते थे वो सारे के सारे बेटे को मिलते थे। और राज परिवार यानी कि जो रॉयल फैमिलीज थी, रूरल फैमिलीज थी, वो इस आइडिया को फॉलो करती थी। ध्यान से समझोगे तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पितृवंशिकता का आदर्श ये मानता था, पैट्रियार्किकल माइंडसेट ये मानता था कि आफ्टर द डेथ ऑफ फादर एंटायर रिसोर्सेज वाज गोज टू सन, द डॉटर कैनॉट क्लेम ऑन दीज रिसोर्सेज, यानी कि फादर के रिसोर्सेज पर महिलाएं अपना क्लेम नहीं कर सकती थी। तो क्या होगा इसका आंसर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सारे कथन सही हैं। तो एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग इसमें नहीं है, याद रहेगा, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अ ग्रुप ऑफ लार्ज फैमिली वॉज कॉल्ड किन्फॉक, बिल्कुल सही बात है।
ड्यू टू पैटर्निकल इनहेरिटेंस रिसोर्सेज वर पास थ्रू द सन आफ्टर द फादर, रॉयल फैमिलीज फॉलो द रूल ऑफ पैटर्निकल, पैट्रियार्किकल का रूल फॉलो करते थे, सही है। तो नन ऑफ दीज ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। एक बार पढ़िए, मैं एक बार गेट बंद करता हूं, जरा बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन से का? क्वेश्चन नंबर 3 का बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग? चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं पहले, फिर बताता हूं। सबसे पहले क्या पूछा है? अंतर विवाह। अंतर मतलब होता है इंडोगैमी, समान गोत्र में विवाह। इंडोगैमी मतलब समान गोत्र में विवाह। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब पूछा है एक पति के बहुत सारे पत्नियां, यानी कि पॉलीगैमी वो सिस्टम है जिसमें एक पति होता है और उसकी बहुत सारी वाइफ्स होती हैं। पॉलिंड्री, एक पत्नी के अनेक पति, यानी कि एक वाइफ के अनेक पति। याद करिए महाभारत की कहानी जिसमें द्रौपदी के 5 पति, ठीक है, याद करिए। और पॉलीगैमी जिसमें एक पति के बहुत सारी पत्नियां, जैसे भगवान कृष्ण जिनके बारे में ये कहा जाता है। जरा बताइए निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ध्यान से समझोगे तो तीनों ही मिलान सही है। अंतर विवाह, समान गोत्र में विवाह, याद करिए। गोत्र व्यवस्था की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणी परंपरा के अनुसार हुई थी, और गोत्र में यह माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी गोत्र से संबंधित होता है, और यह गोत्र किसी वैदिक सीर यानी कि वैदिक ऋषि के नाम से होता था। जैसे आपका अत्र है, जैसे आपका भारद्वाज है, ऐसे करके गोत्र होते थे। और गोत्र के अपने 2 नियम थे। पहला, सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, यानी कि सेम गोत्र में शादी का मतलब इंडोगेमी इज नॉट अलाउड, बिकॉज सेम गोत्र में शादी का मतलब है आप ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में शादी कर रहे हो। दूसरा नियम होता था कि महिलाओं का अपना कोई गोत्र नहीं होता था। शादी से पहले उन्हें अपने फादर का गोत्र अडॉप्ट करना होता था, और शादी के बाद उन्हें अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना होता था। तो अंतर विवाह, समान गोत्र में विवाह, बिल्कुल सही बात है। इसको अच्छा भी नहीं मानते थे। इंडोगेमी इज नॉट डिजायरेबल इन द सोसाइटी, एक्सोगेमी इज डिजायरेबल, यानी कि आपको शादी करनी है तो किसके बाहर जाके? अपने, अब याद करिए, अपने गोत्र के बाहर जाके। पॉलीगैमी, एक पति के बहुत से पत्नियां, सही है। पॉलिंड्री, एक पत्नी के अनेक पति, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिमाग में रखिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी देर तक बोलने की अभी नहीं है, तो आई एम सो सॉरी इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा मैच करेक्ट नहीं है? मैंने बता दिया, सारे सही हैं। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला बताइए, निम्न में से कौन सी पुस्तक हिंदू धर्म की प्रथम विधि पुस्तक मानी जाती है? कौन सी बुक है जिसे हिंदू धर्म की फर्स्ट लॉ बुक बोला जाता है? इंग्लिश में पढ़िए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ बुक ऑफ हिंदुइज्म? हिंदुइज्म की पहली विधि बुक, लॉ बुक कौन सी कही जाती है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, आपको बताना है क्या ये मनुस्मृति है। ऑप्शन बी अर्थशास्त्र है। ऑप्शन सी मेघदूत है। ऑप्शन डी चरक संहिता है। जरा बता दीजिए किस बुक को भारत की पहली या हिंदुइज्म की पहली फर्स्ट लॉ बुक कहा जाता है, पहली विधि बुक कहा जाता है, जिसमें परिवारों के नियम कानून और विधियों को मेंशन किया गया था? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? बताइए जरा जल्दी। बहुत बढ़िया, आप लोग, मुझे मानना पड़ेगा आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छे से आंसर देते हो। थोड़ा सा और एफर्ट डालिए, उसके बाद चीजें हो जाएंगी। देखिए अब जरा, मनुस्मृति, सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? मनुस्मृति। इसको लिखा गया था 200 बीसी से 200 एडी के बीच में। इसे 200 बीसी से 200 एडी के बीच में लिखा गया था। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बुक क्या है यहाँ पर? अर्थशास्त्र। किसने लिखी थी? चाणक्य ने। पहली पॉलिटिकल बुक है, याद करिए। चरक संहिता, ये आपको याद रखना है, ये मेडिसिन पे लिखी गई, यानी कि आप क्या समझ सकते हो, ये आयुर्वेदिक शिक्षा, आयुर्वेदिक समझते हो, आयुर्वेदिक पर लिखी गई बुक है। याद नहीं कि मेडिसिन के क्षेत्र पर लिखी गई। चरक संहिता मेडिसिन पर लिखी गई बुक है। चरक संहिता के साथ साथ सुश्रुत संहिता और चरक संहिता दोनों मेडिसिन पर लिखी गई बुक है। मेघदूत आपको याद रखना है, कालिदास की बुक है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कालिदास, इसके बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, जरा आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए हमारी जो हमारी एयरफोर्स है उसके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था मेघदूत? आपको बताना है किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। मेघदूत मैंने बता दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट लॉ बुक मनुस्मृति। अगले क्वेश्चन पे आइए। गोत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा है कि गोत्र के रिलेटेड इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गोत्र की संख्या निर्धारित नहीं है, ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि गोत्र की संख्या निर्धारित नहीं है।
दूसरा, महिलाओं का अपना कोई गोत्र नहीं होता था, महिलाओं का अपना कोई गोत्र नहीं था। सातवाहन राजा गोत्र के बाहर जाकर विवाह करते थे, जो सातवाहन रूलर थे वो गोत्र के बाहर जाकर विवाह करते थे। और डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि गोत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, गोत्र के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। जल्दी बता दीजिए। यहां पे देखिए, गोत्र की संख्या निर्धारित नहीं थी, जी नहीं, निर्धारित थी। सही बोल रहा हूं, देखेंगे अभी। दूसरा, महिलाओं का अपना कोई गोत्र नहीं होता था। सातवाहन राजा गोत्र के बाहर जाकर विवाह करते थे, सातवाहन राजा गोत्र के बाहर। तो देखो, गोत्र की संख्या निर्धारित नहीं थी, बात सही है। महिलाओं का अपना कोई गोत्र नहीं होता था, यह भी सही है। सातवाहन राजा गोत्र के बाहर जाकर विवाह करते थे, तो डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। गोत्र की परंपरा की शुरुआत मैंने आपको अभी बताया कि 1000 बीसी में ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। गोत्र वैदिक ऋषियों के नाम पर होते थे, जिनकी संख्या निर्धारित नहीं है, बहुत सारे गोत्र हैं। दूसरा, महिलाओं का अपना गोत्र नहीं होता था, शादी से पहले उन्हें फादर का और शादी के बाद उन्हें हस्बैंड का गोत्र लेना पड़ता था। सेम गोत्र में शादी डिजायरेबल नहीं मानी जाती थी। सेम गोत्र में अगर शादी होती है तो उसको इंडोगेमी कहा जाता था, जो समाज में अच्छी नहीं मानी जाती। इस गोत्र से बाहर जाकर शादी अच्छी मानी जाती थी, जिसे एक्सोगेमी कहते थे। आई थिंक इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाहता हूं। तो क्या होगा इसका आंसर? डी इज द राइट आंसर। सातवाहन राजा गोत्र के बाहर जाकर विवाह करते थे, ये ध्यान से सुनिए, यही गलत है। सातवाहन राजा गोत्र के बाहर जाकर विवाह, जी नहीं, सातवाहन राजाओं ने गोत्र के अंदर रहकर विवाह किया है। सातवाहन राजा वो राजा थे जिन्होंने ब्राह्मणी परंपरा के धर्म शास्त्रों को नहीं माना है, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, याद रहेगा। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पे क्या होगा, तब तक मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, क्या होगा जल्दी से इसका आंसर। देख लिया आपने क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल। तो सातवाहन किंग यूज्ड टू मैरी आउटसाइड द गोत्रा, बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 सॉरी। निम्न में से किस राजवंश के शासक अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे? किस राजवंश के शासक अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगाते थे? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी गुप्त। बताइए जरा, निम्न में से किस राजवंश के शासक अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगाते थे? बहुत आसान सा है, आप लोग आंसर दे पाओगे। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर है सातवाहन राजा अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगाते थे। सातवाहन रूलर्स अपने नाम के आगे अपनी मम्मी का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। इसे क्षत्रियों के दर्प को डिस्ट्रॉय करने वाला कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे पावरफुल राजा हुआ करता था सातवाहन डायनेस्टी का। आगे आइए, कुषाण भारत में सोने के सिक्के को इशू करने वाले हैं, जाने जाते हैं। इनका केंद्र याद करिए, मथुरा हुआ करता था। इससे पहले आपको मौर्य 321 बीसी में भारत का पहला साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और इनका सबसे पावरफुल रूलर अशोक रहा है अपनी नीतियों के कारण, जिसने धम्म के विचार को आइडिया दिया। गुप्त रूलर आपको पता है, मैंने बता दिया। गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? श्रीगुप्त। जिसका सबसे पावरफुल रूलर चंद्रगुप्त सेकंड था, जिसकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। याद रखिएगा, जिसकी शादी बकाटक राजवंश में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस राज अपने नाम के आगे मम्मी का नाम लगाते थे? सातवाहन रूलर्स यूज देयर नेम ऑफ मदर, ठीक है, अपने नाम के आगे लगाते थे। आगे आइए, रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी यूज द एड देयर मदर्स नेम बिफोर देयर नेम? योर आंसर इज सातवाहन। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का विवरण ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि पहला जो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। देखेंगे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्यों का विभाजन किया गया था, यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही कार्यों का विभाजन किया गया था। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पहले आप एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको देने वाला हूं। क्या बोल रहा है? द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ना सिस्टम इज फाउंड इन द ऋग्वेदा। डिवीजन ऑफ वर्क वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सिस्टम। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए, अगर मैं इसका आंसर दूं, पहले तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। बताइए जरा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब 2 मिनट के लिए मेरे को सुनिए। सर्वप्रथम
वर्ण व्यवस्था का जो विवरण है वो आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऐसा बताते हैं कि विराट पुरुष के बॉडी से वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था। अब विराट पुरुष की बॉडी से मतलब जो हमारी बॉडी का ये सर वाला हिस्सा है, इससे ब्राह्मण का उदय हुआ। और ब्राह्मणों की ड्यूटी थी लोगों को एजुकेशन देना, जितने भी रिलीजियस काम हैं, धर्म के काम हैं, वो सारे कराना, और दान देना, दान लेना, ये उनके काम थे। दूसरा ये भुजा वाला हिस्सा है, ये क्षत्रिय इससे उदय हुए। आपको पता है कि क्षत्रियों को लेकर अभी काफी ज्यादा न्यूज है। उत्तर प्रदेश से आने वाले एक सांसद हैं जिन्होंने राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की, जिसकी वजह से हमारा देश का माहौल थोड़ा सा खराब हुआ है, जिसको लेकर काफी तनातनी देखने को मिल रही है। देखिए, मेरा अपना मानना है, जो महान पुरुष हैं, जो महान हस्तियां हैं, वो आलोचनाओं से परे हैं। चाहे उसमें राणा सांगा का नाम हो, चाहे महाराणा प्रताप का नाम हो, चाहे वो चंद्रगुप्त का नाम हो, चाहे गौतम बुद्धा का नाम हो, ये वाद विवाद का विषय नहीं है। ये हमारा प्राइड है, हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। और आप उनके ऊपर इस तरह से आरोप लगाते हो तो फिर आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, और यही हो रहा है। उनकी पार्टी और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि ये लोग डिबेट एंड डिस्कशन के मुद्दे नहीं है, ये इन पर राजनीति करने के मुद्दे नहीं है। ये तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा क्षत्रियों का उदय कहां से हुआ, तो ये क्षत्रियों का उदय का जो एरिया है वो आपका क्या है, ये वाला हिस्सा, यानी कि आपकी भुजाएं क्षत्रिय। जो उधर वाला रीजन, क्षत्रिय क्या काम करेंगे भाई, रूल मेंटेन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, शासन चलाएंगे, सुरक्षा देंगे, दान देंगे। और जो पेट वाला हिस्सा है, इससे उदय हुआ किसका, वैश्य। इस कम्युनिटी को 3 काम दिए गए। सबसे पहला काम पशुपालन, दूसरा काम कृषि, और तीसरा एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि, पशुपालन और व्यापार। ऑल दीज एसोसिएटेड विद द वैश्य, यानी कि वैश्य, बनिया जिनको बोलते हैं, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूं, उनको ये 3 काम दिए गए। चौथा वर्ण था जिनका उदय माना जाता है पैरों से हुआ, ठीक है, उन्हें शूद्र कहा गया। और शूद्रों को तीनों वर्णों की सेवा का काम दिया गया। पता नहीं, शुरुआती व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित थी, कोई भेदभाव नहीं था। ऋग्वैदिक काल में कोई भेदभाव नहीं आया। फिर पता नहीं कौन मूर्ख पैदा हुआ कि इसको उसने काम से हटाकर इसको स्थायी बना दिया, जन्म के आधार पर बना दिया। शुरुआती में ये काम के आधार पर हुआ। अब जैसे मैं मान के चलो वैश्य कम्युनिटी से आता हूं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या कहलाऊंगा, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण कहलाऊंगा। अगर मैं सेवा दे रहा होता तो मैं शूद्र कहलाता। अगर मैं वॉरियर का काम कर रहा हूं, मैं सैनिक का काम कर रहा हूं, तो मैं क्या कहलाता, तो मैं कहलाता, बोलो, तो मैं क्षत्रिय कहलाता। लेकिन यहां पर क्या है, अब मेरी पहचान क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं तब भी मैं वैश्य ही, यानी कि बनिया ही कहा जाऊंगा। पता नहीं कौन मूर्ख पैदा हुआ जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आज हम देख रहे हैं। आज हम शूद्र को लेकर, दलितों को लेकर दुनिया भर की राजनीति देखने को मिल रही है। ये पता नहीं कौन मूर्ख पैदा हुआ, इस पर हमें सोचने की बात है। हमारे ईश्वर ने हमारे साथ जब भेदभाव नहीं किया तो हम पता नहीं कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको पता होगा, मैंने कई बार आपको क्लासेस में भी डिस्कस किया है। भिलनी के बेर, याद है गाना, भिलनी कर रही रास्ता साफ, आज मेरे राम आवेंगे। ये गाना आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो सुनिएगा। भिलनी कौन थी, एक सवर जाति से आने वाली, लेकिन ईश्वर उनके भी बेर खाते हैं। और हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नहीं जी छोटी जाति, बड़ी जाति, फलाना जाति, ये जाति। अरे मूर्खों, ये जाति का सिस्टम थोड़ा हटाओ, आपस में भाईचारे के साथ रहो तो अलग ही रहने का मजा है, ठीक है। जब ईश्वर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करता तो मैं और आप कौन होते हैं, लेकिन वही बात है कि किया जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका आंसर दे देते हैं, बात बढ़ेगी तो बहुत लंबी चली जाएगी। द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ण सिस्टम इज फाउंड इन द ऋग्वेदा। बिल्कुल सही बात है, मैंने बता दिया। कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। शुरुआत में काम का डिवीजन वर्ण के आधार पे हुआ, ये भी बात सही है। राइट ऑक्यूपेशन इसी के बेस पे। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आपकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से किस शासक को एका ब्राह्मण कहा जाता है। ये तो आपके लिए बहुत हलवा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। निम्न में से किस शासक को एका ब्राह्मण कहा जाता है। ऑप्शन ए रुद्रामन, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अशोक। जरा बता दीजिए किसको एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। यह आंसर इज
गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। रुद्रामन आप याद करिए, शक डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर जिसने गुजरात की सुदर्शन लेक को रिपेयर कराने का काम किया था। कनिष्क आप याद करिए, ठीक है, इसने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। और अशोक के बारे में तो आप जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत, जरा बताइए अशोक ने धम्म के विचार को फैलाने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? जरा बता दीजिए कमेंट में, जल्दी बताइए। अशोक ने धम्म के विचार को फैलाने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? आपको याद रखना है इनके बारे में। और कलिंग वॉर के बाद अशोक ने, देखो प्रतिज्ञा हो तो अशोक जैसी, एक राजा जिसका काम ही है अपने एरिया को बढ़ाना, लेकिन नहीं, वॉर देखा, खून खराबा देखा, तो डिसाइड किया कि अब वॉर नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। नहीं तो राजा कोई तलवार छोड़ता है, कोई क्षत्रिय तलवार छोड़ता है, लेकिन अशोक ने ऐसा किया। अशोक से एक चीज सीखने को मिलती है, डेडिकेशन। अशोक से एक चीज सीखने को मिलती है कि जो डिसाइड कर लिया वो करना है। अशोक से एक चीज देखने को मिलती है, कर्तव्य परायण पुरुषार्थ। ये हमें अशोक से सीखने को मिलता है कि एक मौर्य किंग ऐसा हुआ था जो अपने युद्ध की वजह से नहीं, अपने नीतियों की वजह से, अपने धम्म की वजह से ये जाना गया। तो याद रखिएगा अशोक के बारे में। चलें आगे, बहुत बढ़िया, अगले आइए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज नोन एज एका ब्राह्मण? मैंने बता दिया किसे, एका ब्राह्मण के नाम से, गौतमी पुत्र सातकर्णी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट का चुनाव करना है। ऑप्शन ए, धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा का अनिवार्य रूप से क्षत्रिय होना था। ऑप्शन बी, शक शासक मलेच्छ थे। ऑप्शन सी, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य शासक निम्न कुल से आते थे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब मैं यहीं पर इंग्लिश में भी ओपन कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? कौन सी करेक्ट नहीं है? पहला, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस स्कल्पचर्स द किंग्स मस्ट बी क्षत्रिय, यानी कि धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा का क्षत्रिय होना अनिवार्य था। सका रूलर वर मलेच्छ, सका रूलर मलेच्छ थे। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मौर्य रूलर्स बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेन, यानी कि आप कह सकते हो कि मौर्य रूलर्स बिलोंग टू विच ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार बहुत लोअर कुल से आते थे, निम्न कुल से आते थे, ये बोल रहा है। डी, इनमें से कोई नहीं। जरा बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा आपके अनुसार आंसर? जल्दी बताइए। चलिए, आपने बहुत बढ़िया। देखिए, पहला, धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा का क्षत्रिय होना अनिवार्य था, लेकिन इस समय तक आते आते ये माना जाने लगा था कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये क्षमता है कि वो रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है, रिसोर्सेज को मेंटेन कर सकता है, वो क्या बन सकता है? राजा बन सकता है। तो यहां तक आते आते राजा का अनिवार्य होना धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण था, लेकिन कोई भी राजा बन सकता था। मौर्य किंग, ब्राह्मणों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स द मौर्य वॉज कमिंग फ्रॉम द लोअर प्लेन, निम्न कुल से, नीच कुल से आते थे, लेकिन जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय बताते हैं। तो स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है? तो सी इज यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मौर्य शासक निम्न कुल से थे, जी नहीं। अकॉर्डिंग टू द बौद्ध, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, अकॉर्डिंग टू द बौद्धिज्म एंड जैनिज्म द मौर्य वाज कमिंग फ्रॉम द क्षत्रिय। तो वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कम्युनिटी से आते थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा 9 का सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है मंदसौर अभिलेख में निम्न में से किसका वर्णन किया गया? जरा आंसर दीजिए, मैं साइड हो रहा हूं एक बार। मंदसौर अभिलेख में किसका वर्णन किया गया है? मंदसौर अभिलेख में निम्न में से किसका वर्णन किया गया? ऑप्शन ए, बुनकर समुदाय। ऑप्शन बी, सैनिक वर्ग। ऑप्शन सी, कृषक समुदाय। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जरा इधर आइए, इंग्लिश में देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब इन द मंदसौर अभिलेख? मंदसौर, आपको पता है मध्य प्रदेश का एक शहर जहां पर एक अभिलेख देखने को मिलता है जिसको मंदसौर अभिलेख बोलते हैं। कहानी क्या है? गुजरात के लाट से हजारों की संख्या में बुनकर मंदसौर के राजा की प्रशंसा को सुनकर मंदसौर में आ गए, और इन्हीं बुनकर्स, इन्हीं वीवर्स की इंफॉर्मेशन मुझे और आपको मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि वीवर्स कम्युनिटी। वीवर्स कहां से? मंदसौर अभिलेख से वीवर कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है। याद रखिएगा इनके बारे में। अच्छा, इन आर्टिशंस के द्वारा एक समूह बनाया जाता था जिसे श्रेणी बोलते थे, जिसका काम व्यापार व्यवस्था को मैनेज करना और उत्पादन को मैनेज करना हुआ करता था। याद रखिएगा इनके बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब द मंदसौर अभिलेख? योर आंसर इज वीवर कम्युनिटी। सो नाउ वी आर मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए श्रेणी शिल्पकारों की संस्था, ऑप्शन बी सुदर्शन झील रुद्रामन, ऑप्शन सी मृक्षकटिकम शूद्रक, ऑप्शन डी चरक संहिता विज्ञान की खोज। जरा बताइए कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए। तब तक मैं इसको इंग्लिश में भी कर देता हूं। देखिए जरा यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज नॉट करेक्ट। कैटेगरी बोल रहा है इंस्टीट्यूशन ऑफ क्राफ्ट मैन, यहां पर यानी कि श्रेणी, कैटेगरी मतलब श्रेणी का हो जाएगा। सुदर्शन लेख रुद्रामन, मृक्षकटिकम शूद्रक की और चरक संहिता में डिस्कवरी ऑफ साइंस। जरा बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था इस टाइप का एक क्वेश्चन, क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दैट इज ग्रेट, यू मेक अ गुड एफर्ट्स, तो बहुत कुछ आसान हो जाता है। तो देखिए जरा, श्रेणी शिल्पकारों की संस्था अभी मैंने बताया, सुदर्शन झील या सुदर्शन लेक जो कि गुजरात में है, इसको रिपेयर कराने का काम शक रूलर रुद्रामन को जाता है। बिल्कुल सही बात है। मृक्षकटिकम में एक बणिक व्यवस्था, बनियों की जानकारी मिलती है जो शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। तो आंसर है चरक संहिता। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता बोथ आर रिलेटेड टू मेडिसिन्स, चिकित्सा से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, समझ रहा है? तो ये इसका गलत हो जाएगा। चरक संहिता विज्ञान की खोज से रिलेटेड नहीं है, ये आपका किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज नॉट करेक्ट? योर आंसर इज, बता दिया मैंने, चरक संहिता। अगले क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से किन कारणों के चलते महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है? व्हाई महाभारत इज नोन एज डायनेमिक टेक्स्ट। आखिर महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट या गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए, इसका लेखन सभी सदियों में होता रहा, यानी कि टाइम टू टाइम इसको लिखाया गया। महाभारत को नाटक, नृत्य कला आदि के माध्यम से दर्शाया गया, यानी कि महाभारत की कहानी को नाटक, प्लेस, डांसिंग फॉर्म और उसकी फॉर्म से दिखाया गया। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है, इसको फारसी में जो ट्रांसलेट किया गया था वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन डी सभी कथन सही है। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये किया गया था ट्रांसलेशन, जो रज्मनामा के नाम से जाना। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या बच्चों? तो आंसर है डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इसका लेखन सदियों में होता रहा, बिल्कुल सही बात है। इसको नाटक, नृत्य कला आदि के और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया वो जाना जाता है रज्मनामा के नाम से। ये सारी बातें सही है। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन महाभारत इज कॉल्ड डायनेमिक टेक्स्ट? तो मैंने आपको बता दिया डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? महाभारत के वास्तविक लेखक भाटसारथी थे। द ओरिजिनल राइटर्स ऑफ महाभारत वॉज भाटसारथी। देखेंगे जिनको सूतास भी कहा जाता था। महाभारत की वास्तविकता को जानने के लिए बीबी लाल ने इंद्रप्रस्थ की खुदाई करवाई, यानी कि बीबी लाल ने 1952 में इंद्रप्रस्थ को खुदाई करवाने का काम किया। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत का लेखन कार्य कराया था, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ बोल रहे हैं कि महर्षि व्यास ने भगवान गणेश से इसका लेखन करवाया था। और डी, महाभारत की विषय वस्तु आख्यात्मक व उपदेशात्मक है, यानी कि जो इसकी विषय वस्तु है वो आख्यात्मक एवं उपदेशात्मक है। जरा बता दीजिए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, तब तक आप लोग इसको देख लीजिए और मैं इसको इंग्लिश में भी कर रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ पाएं और इसको आंसर दे पाएं। जरा बताइए क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गलत स्टेटमेंट की आपको चुनाव करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है। आपने आई थिंक देख लिया होगा। बताइए जरा क्या होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल टेक्स्ट ये सही है, लेकिन ये गलत है। टू नो द रियलिटी ऑफ महाभारत बीबी लाल गॉट इंद्रप्रस्थ एक्सकेवेटेड। नो जी, इंद्रप्रस्थ की जगह क्या होना चाहिए? यहां हस्तिनापुर, मेरठ के हस्तिनापुर को उन्होंने एक्सकेवेटेड कराया था, खुदाई करवाने का काम किया था, जिससे कि ये रियलिटी पता लगाई जा सके कि जो महाभारत की कहानी में हस्तिनापुर था वो वही था या नहीं था। जिसके बाद वहां पे बहुत सारे प्रूफ भी मिले, अभी दिखाऊंगा अभी आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी आर मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन आपको सही नहीं है बताइए जरा, पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 की, महाभारत की कहानी में पितृवंशकता को आदर्श माना गया है। महाभारत की कहानी में पितृवंशकता को अच्छा माना गया है।
सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। सामाजिक अनुबंध बताऊंगा क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मनुस्मृति के अनुसार वैश्य को कृषि, व्यापार तथा पशुपालन की जिम्मेदारी दी गई थी और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है आपको बताना है, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो देखिए, महाभारत में पितृवंशकता को आदर्श, बिल्कुल। द स्टोरी ऑफ महाभारत क्लेम दैट द पैट्रियार्किकल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी वॉज गुड, ये बहुत अच्छा था। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक अनुबंध का आइडिया वॉज गिवन बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज गिवन बाय द बौद्धिज्म। देखो, शुरुआत में यह माना जाता था कि राजा डिवाइन होता है, राजा डिवाइन है, यानी कि इसे देवताओं ने भेजा है शासन करने के लिए। लेकिन बौद्ध लोगों ने इसको, बौद्ध जो परंपरा है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि लोगों के बीच में और राजा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, राजा लोगों को सुविधाएं देगा, बदले में लोग उसको टैक्स देंगे। अगर राजा सुविधाएं नहीं देता है तो लोग उसे हटा सकते हैं। इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया। ये बौद्धिज्म की परंपरा है, बिल्कुल सही बात है। मनुस्मृति के अनुसार वैश्य को बता दिया मैंने, एग्रीकल्चर, ट्रेड और पशुपालन का, तो इनमें से क्या हो जाएगा, डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें से गलत नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट इसमें से गलत नहीं है, दिमाग में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, योर आंसर इज, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कार्य चंडालों से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य है जो चंडालों से संबंधित नहीं है? इन्हें उस समय ग्रामीण क्षेत्र में रात के समय आने की अनुमति नहीं थी, यानी कि चंडाल was not allowed to enter in the village during night. नाइट के समय इन्हें आने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, ये लोगों के फेंके गए बर्तन तथा कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, जो बर्तन लोग यूज करके फेंक देते थे उनका इस्तेमाल ये लोग करते थे। इन्हें समाज का सबसे निम्न दर्जा माना जाता था, यानी कि ये समाज के सबसे लोअर लेवल के व्यक्ति माने जाते थे, सबसे लोअर लेवल के उनको टाइटल मिला था। और इनमें से कोई नहीं। बताइए, निम्न में से कौन सा कार्य चंडालों से संबंधित नहीं है? चंडाल, बताइए जरा। चंडाल, मेरा एक स्टूडेंट भी है जिसका नाम चंदेल है, बच्चे उसे चिढ़ा के चंडाल बोल देते हैं, ये गलत बात है पर ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल। अब मैं आंसर दूं, बताइए। इन्हें उस समय ग्रामीण क्षेत्र में रात के समय आने की अनुमति नहीं थी। ऑफ कोर्स दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द विलेज ड्यूरिंग नाइट, सही बात है। यह लोगों के फेंके बर्तन तथा कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, यह भी सही बात है। इन्हें समाज का सबसे निम्न दर्जा का माना जाता था, यह भी सही बात है। तो कौन सा है? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? तो आंसर है डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे आज 15 क्वेश्चन। अपनी मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से इस क्लास को डिलीवर करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं ठीक नहीं हूं, बट फिर भी मैंने कोशिश की है। चलिए आगे आइए। एक बार मैंने बोला था ना, ऊपर मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए बनाई थी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या चीज़ें थी? कुछ फोटोज थे, कुछ इमेजेस थे, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए जरा एक बार, चैप्टर का नाम तो बता ही दिया था आपको मैंने। ये इमेज देखिए, क्या है? अ टेरिकोटा स्कल्पचर डिस्पाइटिंग द सीन फ्रॉम द महाभारत। आप इसको बस इतना याद रखिए कि इसमें महाभारत की स्टोरी को डिस्कस किया गया। ये महाभारत की स्टोरी है, 7th सेंचुरी का ये इमेज है, वेस्ट बंगाल से मिला है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से ये मिला है, बस इतना याद रखिए। ये 16 महाजनपद हैं उस समय के, अलग अलग एरिया में जो डेवलप हुए थे। एक बार इसको आप देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा कम दिखेगा। ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। क्या है ये आप देखोगे तो ये सातवाहन रूलर एंड हिज वाइफ, ये सातवाहन रूलर और उनकी वाइफ को दिखाया गया है। सातवाहन रूलर और उनकी वाइफ को यहाँ पर दिखाया गया है। बस मैं आपको दिखाने के लिए देख रहा हूँ कि आप देखें इसको। ये आप 2 कॉइन देख रहे हो, इन कॉइन को देखो। ये कॉइन कहाँ के? तो सिल्वर कॉइन डिस्पाइटिंग सका रूलर्स, ये शक रूलर्स को बिलोंग करते हैं, ये शक रूलर से रिलेटेड हैं। ये कॉइन सिल्वर के हैं। और शक रूलर कौन था? पावरफुल रुद्रामन, जिसने सुदर्शन झील का रिपेयर करवाया था, याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए, एक गंधार शैली में, ये बहुत गंधार, देखो यहां पे गंधार, आपको पता होना चाहिए कि उस समय मूर्तियां 2 शैली में बनती थी। एक मथुरा स्टाइल, बैठी हुई मूर्तियां मथुरा स्टाइल में, और खड़ी हुई मूर्तियां गंधार स्टाइल में बनती। तो ये गंधार स्टाइल में बोधिसत्वा है। बोधिसत्वा पता है ना, व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में हेल्प करता है, करुण व्यक्ति, उसी को यहाँ पर बोधिसत्वा दिखाए गए, गंधार स्टाइल में बनाए हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक अचीफ, यहाँ पे देखिए एक अचीफ एंड हिज फॉलोवर स्कल्पचर अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश से एक व्यक्ति दिखाया गया, और उसका ये एक तरीके से मतलब लाला टाइप का व्यक्ति, और इसका ये दास यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये इमेजेस मैंने दिखाई क्योंकि एक इमेजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। कल मैं आपके साथ
जो मैंने 7 पेपर भेजे हैं उसके सारे एमसीक्यूज को कंपाइल करके लाऊंगा, आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करूंगा, जिससे कि एक व्यवस्थित बुक क्वेश्चंस में प्रॉपर आपको रिवाइज करा सकूं। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा और मेरा ऐसी कामना है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी आपने, बस अब आप फाइनल टच दे रहे हो। 1 तारीख को आप उस पूरी तैयारी को 3 घंटे में समेट कर आओगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इसी बात के साथ मैं अपनी क्लास भी खत्म करूंगा। मिलूंगा आपके साथ ऐसी क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, एक और चीज़ जाते जाते मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि कुछ दिनों में CI क्लासेस या चाणक्य क्लासेस का एक ऐप भी आने वाला है। तो मेरा ऐसी कामना है कि जब ऐप लॉन्च होगा तो आप लोग उसको डाउनलोड करेंगे और उसमें मिलने वाली क्लासेस का आप लाभ उठाएंगे, जिस पर कुछ ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल होंगे बहुत ही फ्यू चार्जेस पर। इतने चार्जेस कि आप उससे जो एजुकेशन के चार्जेस होंगे उससे आप इतने कम चार्जेस होंगे कि मान के चलिए कि आपकी एक पनीर वाले मोमोज की प्लेट से भी कम होंगे। ऐसा मेरा अपना विजन है और देखता हूं कि मैं इस विजन पे कहां तक खरा उतरता हूं, और आप लोगों का मुझे सपोर्ट इस पे चाहिए। मैं चाहूंगा कि जिस दिन ऐप आए उस दिन आप बहुत सारे लोगों को शेयर करें और उसको डाउनलोड कराएं। तो इसी के बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।